Hello guys, what's up? I'm Monica, your study partner. Here I am again with the most important topic of company law, that is Memorandum of Association. It is also called the Charter of the company. You can say MOA or Memorandum of Association play a vital role in every company, or it is the most important, I must say most important document of the company. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें. और अगर आप मुझे कुछ ओपिनियन अपनी कुछ एडवाइस या कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ वो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 डू कमेंट्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी. आगे भी सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए. मिलते हैं आपसे इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के ज़रिए, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अर्लियर इन माय वीडियोस और इन माय शॉर्ट्स आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द MOA definition or the importance of MOA in the company law or the formation of the company or in the company. Now this is the opportunity for every student for make it in detail study about the memorandum of association. Let's start about the definition of the memorandum of association. The memorandum of association of the company is the company principal document. What is this? This is the principal document of each and every company which formed under the Companies Act 2013 or earlier acts. It refers to that document which define the principal conditions on which the company is incorporated. क्या बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? सबसे पहले इसे चार्टर भी कहते हैं, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है. ये सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल कंडीशंस बताता है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम की या उसके बाद की भी. नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ MOA सिंस इट्स डिफाइंस द राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. कोई भी कंपनी MOA के बिना रजिस्टर्ड नहीं हो सकती. ये कंपनी के राइट्स और ऑब्जेक्टिव्स बताता है. इनफैक्ट द MOA इज़ द फाउंडेशन विच द एडिफाइस ऑफ द कंपनी स्टैंड्स. MOA एक फाउंडेशन है जिस पे कंपनी खड़ी है. इट इज़ ऑल्सो द बाउंड्री वॉल विद इन विच द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी मस्ट बी कन्फाइंड. ये एक तरह से एक बाउंड्री वॉल की तरह है जिसके अंदर कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं. Anything done beyond what is stated in this document is deemed to be void. अगर इस बाउंड्री से कुछ भी बाहर करोगे तो वो void है. And any person dealing with the company must be fully conversant with what is stated in the company's memorandum of association. कंपनी कुछ भी करती है वो MOA के अंदर डिफाइन होता है. If a person makes a contract with the company about something which is beyond or contrary to what is defined in the company's MOA, the company is not bound by such contract. अगर एक पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि उसके MOA में डिफाइंड नहीं है या उसके विपरीत है या उसके बियॉन्ड है तो वो कंपनी बाउंड नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए. द मेन पर्पज़ ऑफ द MOA is to inform the shareholders, creditors and other dealing with the company about the sphere of the company business. जो मेन MOA का एजेंडा क्या है, पर्पस क्या है, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं. स्टेक होल्डर्स में स्टेक होल्डर एक बहुत ही वाइड टर्म है. स्टेक होल्डर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, शेयर होल्डर्स भी, क्रेडिटर्स भी या अदर्स जो भी कंपनी के साथ डील करते हैं सब आ जाते हैं.
अब according to section 2 subsection 56 of the Companies Act 2013, memorandum means the memorandum of association as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. This definition given in the act is not very comprehensive in itself and does not clearly specify the importance of memorandum of a company, but it does clarify that is the document, this is the basic information of a company. क्या होता है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? जिससे कंपनी टाइम टू टाइम जो और एक ओरिजिनली फॉर्म्ड होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, उसके बाद कंपनी ऑल्टर कर सकती है इसे इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविज़न ऑफ कंपनी लॉ और एक्ट। ये कंपनी जो एक्ट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बता सकता है एमओए की, बट इट डजंट क्लियरली स्पेसिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बट ये बता सकता है कि ये एक बेसिक फॉर्मेशन है कंपनी का। चलो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन, आप ये एक दो डेफिनेशन जो भी है वो पेपर में लिख सकते हो, मार्क्स सिक्योरिंग रहेगी। मैं आपको पहले भी बोल चुकी होती हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में आपको टिप्स देती रहती हूँ छोटे छोटे मार्क्स सिक्योरिंग के। जैसे कि सेक्शन ज़रूर लिखिए, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टू इन्फॉर्म अबाउट द स्टेक होल्डर्स, फिर स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर डीलिंग विद द कंपनी दैट मे अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। तो एक डेफिनेशन पक्का याद करिए, उसे लिखिए। और कोई भी अगर किसी भी उसके द्वारा डेफिनेशन होती है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है, याद रखना, और नीचे उसका नाम ज़रूरी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवर डेफिनेशंस इट इज़ सेड दैट अ कंपनी कैन नॉट फंक्शन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए। डेफिनेशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि कंपनी कभी भी एमओए से बाहर नहीं जा सकती। अगर वो एमओए से बाहर जाती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कोई भी पर्सन करता है तो बाध्य नहीं है। Second is the company alter the scope of its activities. Any alteration in the MOA is only possible when the company fulfill the mandatory requirement laid down in the Companies Act. कोई भी alteration तभी possible है जब कंपनी mandatory requirement follow करे। अब फीचर्स या इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं? आफ्टर एग्जामिनिंग द वेरियस डेफिनेशन ऑफ द एमओए द फॉलोइंग स्टैंड आउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरेंडम क्या है? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द बेसिक चार्टर ऑन विच द कंपनी इज़ बेस्ड। इट इज़ फर्स्ट क्या है? मैंडेटरी। और कोई भी डेफिनेशन है जो आप हेडिंग के बिना मत कीजिए। अब सबसे पहले डेफिनेशन हेडिंग बन गई, मैंडेटरी होता है ये। Second, the memorandum of association is the constitution of the company because it defines its limitation and sphere of activities. इसमें आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे डिफाइन लिमिटेशन लिख सकते हो, लिमिटेशन एंड स्फेयर एक्टिविटी, इसको हेडिंग बना सकते हो। थर्ड है द मेमोरेंडम कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट बाय फुलफिलिंग द कंडीशन लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड सिचुएशन। और इसमें यहाँ पे कर सकते हो, ऑल्ट्रेशन डाल सकते हो इसकी हेडिंग में। नेक्स्ट है इट डिफाइन द स्कोप ऑफ द कंपनी एक्टिविटी एंड ऑल एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप डीम टू बी अल्ट्रा वायरस। अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन है वो कंपनी एक्ट के अंडर होगी तभी हो सकती है। और सेकंड नेक्स्ट है इट डिफाइन द स्कोप ऑफ द कंपनी एक्टिविटी, स्कोप को डिफाइन करता है, और अगर कुछ भी बियॉन्ड स्कोप है तो वो नल एंड वॉइड होता है। तो यहाँ पे डिफाइन स्कोप आप हेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड इट्स ओपन टू इंस्पेक्शन बाय दोज हु डील विद द कंपनी। पब्लिक डॉक्यूमेंट है और सबके लिए ओपन होता है, तो आप इसको हेडिंग दे सकते हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है इट डिफाइन द कंपनी रिलेशनशिप विद आउटसाइड इंडिविजुअल एंड अदर्स, तो आप यहाँ पे डिफाइन रिलेशनशिप हेडिंग दे सकते हो। तो आप अगर हेडिंग्स दे के लिखोगे तो वो मार्क्स सिक्योरिंग रहेगा, अगर आप सीधा लिखोगे तो इतने नंबर नहीं मिलते हैं। Next is purpose and importance of memorandum of association. The memorandum of a company serves two main basic purposes. Firstly, the prospective shareholders can know the field in which their funds are going to be used by the company. एक तो इसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज पर्पस क्या है कि शेयर होल्डर्स को पता रहता है कि उनका फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, एंड द पर्पस ऑफ द एंटरप्राइज सो दैट दे कैन कंटेम्पलेट
द रिस्क इन्वॉल्व इन देयर इन्वेस्टमेंट, तो उन्हें पता रहता है कि कितना रिस्क है कितना नहीं है, तो वो उसे अपनी बियर करने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. Secondly, the outsiders dealing with the company can know exactly the objective of the company and whether the contractual relation which they are intent to enter into the company within the objects of the company. Second, कोई भी outsider है, कोई पर्सन है जो कंपनी के साथ डीलिंग करना चाहता है, वो कंपनी का एमओए पढ़ के ये देख सकता है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसे बेनिफिट रहेगा कंपनी के साथ करने में. तो बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में क्लियर हो जाती हैं. The fact of the company cannot be incorporated without the MOA underlines its importance. कोई भी कंपनी है वो MOA के बिना फॉर्म नहीं हो सकती, ये उसकी इम्पोर्टेंस है. और अब इसकी इम्पोर्टेंस बताती हूँ. करेक्टरिस्टिक्स में भी कर सकते हैं. इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, ये आप मर्ज भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. फीचर्स भी एक तरह की इम्पोर्टेंस ही होती हैं. It is the basic and mandatory charter without which the company cannot be incorporated. Every company, public or private, required to have its MOA. सबसे पहले MOA एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है. कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसे मैंडेटरी है MOA बनाना. It is an unalterable document. Still 1819 in England, the MOA a company couldn't be altered, but considering the changes, circumstances and conditions prevailing in today's business scenario, it is possible within specified limit under the strict provision of the Companies Act 2013 or earlier acts that define the method of alteration to alter the MOA. पहले क्या होता था 1890 इन इंग्लैंड MOA ऑल्टर्ड नहीं था. एक बार बन गया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते. बट आजकल की चेंजिंग सर्कमस्टांसेस ऐसे सिनेरियो, बिजनेस सिनेरियो बन गए हैं कि it is mandatory to change to alter the MOA with unavoidable circumstances. तो आप क्या within specified limits और under the strict provision of Companies Act आप इसे alter कर सकते हो. Third is it define the limitation of the company operation. ये definition से भी clear हो गया. The MOA define करता है कंपनी का नेचर क्या है, बिजनेस क्या है, स्कोप क्या है और कंपनी क्या काम करती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कंपनी की क्या क्या ऑपरेशंस हैं और क्या कंपनी कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है उसे. एनी ट्रांजेक्शन्स विच इज़ नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी शेल बी अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड, कैन नॉट बी वैलिडेटेड और ऑन एनी ग्राउंड. कोई भी ट्रांजेक्शन है, कुछ भी है, अगर वो कंपनी की MOA के बियॉन्ड होगी तो वो नल एंड वॉइड है. नेक्स्ट इज इट फॉर्म्स द बेसिस of relationship between the company and outsiders. The memorandum of association is an indicator और guideline as a guideline भी, ये indicator guideline भी outsiders को एक prevention या कह लो आप security देता है कि outsiders को पता रहता है, क्योंकि ये public document होता है. आप inspect कर सकते हो, कोई भी person जो कंपनी के साथ डील करता है they can inspect their MOA so that they very well know about the objective, limitations, functions, anything about the company. So memorandum is open to all. Next is it contains clause that gives important information about the company. इसके अंदर सारे clauses होते हैं जो कंपनी की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कंपनी शेयर होल्डर्स है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, स्फेयर लिमिटेशंस क्या क्या है. इन शॉर्ट इट गिव्स अ व्यू ऑफ द पिक्चर ऑफ द कंपनी. तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंस समझ आई होगी. तो प्लीज़ अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा है, अगर आप मुझे कोई भी व्यूज़ या कुछ भी एडवाइस देना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए. Let's start again. Forms of Memorandum of Association. Under the provision of the Companies Act, different forms of Memorandum of Association have been prescribed for different types of companies. Specific forms होते हैं टेबल A, B, C, D, E और शेड्यूल 1 as follows. The form table A applicable to company limited by shares. ये आपको याद ही करने पड़ेंगे. जो A है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पे एप्लीकेबल होता है, जो B है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पे एप्लीकेबल होता है, एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, जिनके शेयर कैपिटल भी हो और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो. टेबल C इज़ एप्लीकेबल टू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट having a share capital, B having a share capital, C not having a share capital. Table D is applicable to unlimited company not having share capital. Table E is applicable to unlimited company having share capital. तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा. ये एक डिफाइन है
एक्ट के अंदर, तो हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते, एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ MOA एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट द MOA शैल बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ कंसिक्वेंटली। प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, बाय साइन बाय ईच सब्सक्राइबर एंड शेल ऐड इज एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। साइन होना चाहिए सब्सक्राइबर से, उसका सब कुछ ऐड होना चाहिए। बी साइन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस, विटनेस के साइन होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। लाइकवाइज इज एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन भी मेंशन होना चाहिए। द विटनेस कैन बी सेम फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी बट वन मेंबर्स कैन नॉट बी अ विटनेस फॉर अनदर। बट एक मेंबर, द विटनेस कैन बी सेम फॉर ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स के लिए एक विटनेस हो सकता है, पर एक मेंबर सब दूसरा विटनेस नहीं हो सकता। अ मिनिमम 7 मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी एंड 2 मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी मस्ट बी सिग्नेटरी ऑफ MOA। ये तो आपको पता ही है कि पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, तो उनके सिग्नेचर MOA पे रिक्वायर्ड है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आप सब आजकल बहुत कम व्यूज़ दे रहे हैं, तो इससे मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलता, फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर आप व्यूज़ दोगे, कमेंट दोगे, सब कुछ वीडियो अच्छे से देखोगे, समझ आ रहा है आपको, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे करने के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी and like and share my channel and subscribe also. Next our topic is content or subject matter of memorandum of association. अब हम बताएंगे कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। नेम क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, कैपिटल क्लोज होता है, सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होता है, लाइबिलिटी क्लोज और एसोसिएशन क्लोज। सॉरी, मैंने सीक्वेंस में नहीं पढ़े। फर्स्ट नेम क्लोज, सेकंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, थर्ड ऑब्जेक्ट क्लोज, फोर्थ लाइबिलिटी क्लोज, फिफ्थ कैपिटल क्लोज, सिक्स्थ एसोसिएशन क्लोज। तो हम वन बाय वन करके इसको स्टार्ट करते हैं। नेम क्लोज, दिस क्लोज कंटेन द नेम बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। द कंपनी कॉर्पोरेट नेम नॉट ओनली इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनी, इट ऑल्सो रिवील्स द इंडिविजुअल स्टेटस। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अ कंपनी ऑन द सिलेक्शन ऑफ इट्स नेम, इट चूज बाय एनी नेम, बट द फॉलोइंग लीगल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी केप्ट इन माइंड फॉर नॉमिनी ऑफ द कंपनी वाइल नेमिंग ऑफ द कंपनी। नेम क्लोज क्या होता है? नेम एक कंपनी की सिर्फ पहचान ही नहीं होती, वो एक इंडिविजुअल का स्टेटस भी दर्शाती है। को नेम चूज़ करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट देर मस्ट बी अ लीगल फॉर्मेलिटीज़ मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल नेमिंग द कंपनी। So let's start the legal formalities. Must not be undesirable in the opinion of central government. The name must not be undesirable in the opinion of central government, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिज़ायर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर अ नेम विच इज़ इनएप्रोप्रिएट और अनडिज़ायरेबल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी है वो ऐसा कोई भी नाम नहीं रख सकती एज़ पर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव ना करे या उसे अप्रोप्रिएट लगे, इनडिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल लगे। ये आप केस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। Second is it must not be prohibited under emblems and names prevention of improper use act 1950. The name should not contravene the provision of the emblems and name provision of improper use act 1915, nor should it be suggestive or any government patronage or protection of the company. It should not include the word corporate in it, cooperative in it. Okay. More recently, the non-government companies or enterprises are prohibited to include the words national within its name. Second क्या है कि कोई भी जो नाम है वो प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट अंडर 1950 के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी है वो कोऑपरेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकती अपने नाम में, ना ही नेशनल वर्ड्स यूज़ कर सकती है, या ऐसा कोई भी वर्ड जो इस एक्ट के बियॉन्ड जाए वो कंपनी अपना नाम नहीं रख सकती। इन अवॉइड द पॉसिबिलिटी एन आइडेंटिकल नेम और being adopted by the newcomer company, the promotion have to seek advance approval of the name through application to ROC. अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नाम रखोगे तो आपको पहले ROC से परमिशन लेनी पड़ेगी। द ROC shall inform the company about the approval of the name, otherwise within 14 days of the receipt of the application. 14 दिन के अंदर ROC, अगर आप जिस फॉर्म में आप ROC को इंटीमेट करोगे अबाउट योर नेम और टेक द प्रायर अप्रूवल टू चूज़ द आइडेंटिकल नेम ऑफ द एग्जिस्टेंस कंपनी, तो ROC आपको 14 दिन के अंदर रिस्पॉन्स कर देगा। द एप्लीकेशन सीकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नेड इज़ फॉर्म इन 1A में जाती है एप्लीकेशन।
Third is the name must not be prohibited under the Emblem and Name Provision of Improper Act 1950. Under this act, it is prohibited without the prior permission of the central government to use word emperor, empress, imperial, king, queen, royal, state, etc. यानी कि आप कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना एम्प्रर, एम्पीरियल, किंग, क्वीन ऐसे ऐसे हैवी वर्ड्स कह सकते हैं आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते. Besides the name or emblems of United Nation Organization, World Health Organization, the seal or emblems of the central and state government of the country or the country national flag cannot be used as the name of the company or seal of the company. Besides this, no company shall associate in the name of a national leader. किस national leader का नाम नहीं होना चाहिए. Cooperative words नहीं use होने चाहिए. To make naming of the company similar, it is advisable to apply the consent to the ROC. अगर आप कुछ भी ऐसा आइडेंटिकल करने का सोच रहे हो कोई एग्जिस्टेंस कंपनी का, तो मैंने पहले भी कहा है ROC को एक एप्लीकेशन जाती है, वो जाती है फॉर्म 1A में आई गेस ना, यस फॉर्म 1A में. वो ROC आपको 14 दिन के अंदर रिवर्ट कर देता है. उसके बाद देयर कैन बी डन बाय पेइंग अ रिक्वायर्ड फीस ऑफ ₹10 मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार. 10 रुपये फीस लगती है. नेक्स्ट इज यूज़ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. द नेम मस्ट एंड विड्स वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. ये आपको पता ही है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है. कोई भी पब्लिक कंपनी है उसे लिमिटेड लिखना होता है. इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी पब्लिक कंपनी टू यूज़ द वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट कंपनी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड. As the last words indicates the company activity. तो आपको वर्ड से ही पता चल जाता है. जैसे कि लिखा होता है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, तो लिमिटेड है तो ये पब्लिक कंपनी है. जैसे कि और कोई पावर लिमिटेड हो गया, ये गवर्नमेंट कंपनी है. किसी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड होगा तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. इन केस अ कंपनी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड, इट हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंपनी डायरेक्शन हु आर हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ सच लैप्स. अगर कंपनी कोई भी अग्रीमेंट लिमिटेड वर्ड्स यूज़ किए बिना करती है तो उसकी कॉन्सिक्वेंस कंपनी को भुगतने पड़ेंगे. लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड license may be granted by the central government, by which it shall not be necessary to a body to which a license is to grant the use of the word limited or the words private limited as the parts of its name. As per section 8 of the Companies Act 2013, any company which is incorporated with the object of developing trade, science and technology, art, culture, religion, or with the objective of making public donation, bar its member of making any personal profit, पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, वो दे मे बी एग्जम्प्ट बाय द वर्ड यूज लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम. पर उसके लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, इंटीमेट करना ज़रूरी होता है. जब वो अप्रूव करेंगे या आपकी कंपनी इन सब में से किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होगी, कोई पर्सनल प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, तब एज़ पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है कि आप एग्जम्प्ट हो लिमिटेड वर्ड्स या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखने के लिए. लिमिटेड वर्ड for public company, private limited word for private company. Next is presentation and publication in the name of the company. The name of the company must be presented and published. The name must be prominently displayed on a signboard at the registered office and all offices, place of businesses of the company in English or its regional language. कोई भी कंपनी है उसको अपना नाम अपने हेड ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर ऑफिसेज विच आर मेंशन्ड इन द MOA या कंपनी डिटेल, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में या वर्नाकुलर लैंग्वेज, कोई भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखना ज़रूरी होता है. बिसाइड द अबव, द नेम मस्ट ऑल्सो बी एनग्रेव्ड ऑन द कंपनी कॉमन सील. वो नेम जो कंपनी की कॉमन सील पे भी होना चाहिए. एंड मेंशन ऑन ऑल द बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंडोर्स बाय द कंपनी ऑन एनी रेलिवेंट papers. Provision of section 12 subsection 3 of Companies Act 2013 provides that in case no one person company use the word one person company shall be mentioned in the brackets below the name of such company where the name is printed, affixed or engraved. कोई वन पर्सन कंपनी होती है उसे वहाँ वन पर्सन कंपनी लिखना पड़ता है एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सेकेंड क्लोज, अभी तक हम पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लोज, यानी कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लोज दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. फर्स्ट क्लोज नेम क्लोज हमने पढ़ा. हमारा सेकंड क्लोज है सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज. Situation or registered office clause. This clause describe the address,
city and state of the which the company's registered office must be located. On the basis of this incorporation only, it is possible to establish the domicile of the company and determine the nationality, and local law will govern its operations. It is also established whether the company is an Indian or foreign company. एक जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ है, आपके ऊपर कौन कौन से लोकल जहाँ के स्टेट में है वहाँ के कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, क्या आपके ऑपरेशंस रहेंगे। आपको पता चलेगा कि आप अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, वो नेशनैलिटी पता चलेगी कि इंडियन है या फ़ॉरेन है। और द कंपनी शेल गेट इट्स नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है। एक सीन मैंने आपको पहले भी बताया था, विद द टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेब एड्रेस प्रिंटेड ऑन ऑल लेटर्स, bill heads, letter papers and notice etc. In general, the MOA of the company must contain the complete address of the registered office. MOA में कंपनी का complete address होना चाहिए registered office का. In case it is not given in the MOA, the relevant information must be sent to the ROC within 30 days of the incorporation. The registered office of the company is the place where all the legal books, documents are kept, and whether the necessary legal notice information can be sent to the company. Registered office क्या होता है, जहाँ पे कंपनी की सारी बुक्स, सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे जाते हैं और किसी को भी कोई नोटिस या कुछ भी भेजना है उसी पे भेजता है. इट इज़ नॉट असेंशियल दैट द प्रिंसिपल प्लेस फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली. ऐसा नहीं है कि जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वही आपका प्रिंसिपल प्लेस होगा. द कंपनी कैन have its operational activity other than at any place other than its registered office. कंपनी कहीं पे भी, उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी कहीं पे भी रख सकती है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लोज. दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज इन द MOA, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लोज. द MOA डिफाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. अ कंपनी नॉट लीगली एंटाइल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन व्हाट इज स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लोज. कंपनी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकती, लीगली एंटाइटल नहीं होती, जो उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है MOA के वही करती है. दिस क्लोज इज मेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी. ये क्लोज किस लिए बनाया गया, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कंपनी जो उन्हें पता चल रहा है कि कंपनी ये एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है उसी में ही हो, हु बिकम अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द कंपनी एंड देयर इन्वेस्टमेंट टू इज टू बी एम्प्लॉयड, एंड द पब्लिक एट लार्ज टू डील विद द कंपनी कम टू नो अबाउट द लिमिटेशन एंड पावर ऑफ द कंपनी. इफ अ कंपनी क्रॉस द लिमिट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डजंट सेम एक्टिविटीज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी शैल डीम टू बी अल्ट्रा वायरस. सच एक्ट्स कैन नॉट बी हेल्ड इवन वैलिड और इट इज़ डन विद द कंसेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. अगर कंपनी कुछ भी बियॉन्ड द पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द MOA करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होगा, नल एंड वॉइड होगा. नेक्स्ट इज the Companies Act 2013 provides object for which the company is proposed to be incorporated and any other matter considered necessary in further thereof. कंपनी बताती है. इसमें आप एक डेफिनेशन कुछ भी याद करना चाहते कर सकते हो. देर आर टू मेन रीजंस विच अ कंपनी नीड टू स्टेट इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ MOA, दैट इज़ टू परफॉर्म इट्स मेंबर हाउ इट विल यूज़ देयर इन्वेस्टमेंट, एंड सेकेंड वन इज़ टू इन्फॉर्म इट्स क्रेडिटर मेंबर और एनी पब्लिक डीलिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द कंपनी. ऑब्जेक्ट क्लोज से आपको एक तो इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि हमारे पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्या कंपनी का पर्पज़ है, और एक क्रेडिटर्स होते हैं जो अदर कोई भी डीलिंग मेंबर्स होते हैं उनको पता रहता है कि कंपनी के क्या क्या पावर्स है, क्या क्या राइट्स हैं. द सब्सक्राइबर टू द MOA मेमोरेंडम एंजॉय ऑलमोस्ट अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम्स टू चूज़ द ऑब्जेक्ट. द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज़ दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी, जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कोई भी ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं बशर्ते कि वो ऑब्जेक्ट इमोर्टल नहीं होना चाहिए, लीगल नहीं होना चाहिए, अपोज टू कोई भी पब्लिक पॉलिसी या कोई भी अपोज टू कंपनीज एक्ट, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग अ ब्रोथल और रनिंग अ गैम्बलिंग den or dealing with an enemy country or paying dividend out of its capital. मीन्स ये कोई भी कंपनी ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती कोई भी ब्रोथल ओपन करे, यू नो दैट इज़ इलीगल इन इंडिया, और रनिंग अ गैम्बलिंग डेन कोई भी गैम्बलिंग का करे, और डीलिंग कोई भी एनिमी कंट्री के साथ करे. नेक्स्ट आवर क्लोज इज लाइबिलिटी क्लोज. इन केस द कंपनी हुज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी. कितनी तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है.
हैविंग शेयर कैपिटल और विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल भी होती है, अनलिमिटेड भी होती है। अनलिमिटेड वैसे बहुत कम होती है। द मेमोरेंडम मस्ट कंटेन अ क्लोज स्टेटिंग दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ लिमिटेड। अगर लिमिटेड है तो वो मेमोरेंडम में शो होगा, लिखा होगा कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। इवन अ कंपनी विच इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम यूजिंग द वर्ड लिमिटेड एज अ पार्ट्स ऑफ इट्स नेम, वो सेक्शन 8 में मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी कंपनी अगर पर्सनल इंटरेस्ट से हटके किसी भी डेवलपमेंट के लिए, या यहाँ पे लिखा था ना, अभी दिखाया मैंने आपको यहाँ पे, कि रिलीजन, कोई भी पब्लिक डोनेशन या किसी भी एक्टिविटी में इंगेज है तो वो अपना वर्ड्स लिमिटेड नहीं लिख सकती। द इफेक्ट ऑफ द दिस क्लोज इज दैट द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय दैम। इससे क्या होता है, लिमिटेड लिखने से ये फ़ायदा होता है कि पता होता है कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कहाँ तक है और कोई भी उनसे एक्स्ट्रा क्लेम नहीं ले सकता, ज़्यादा नहीं मांग सकता, अनपेड से ज़्यादा। अ मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जो लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं उनको उतना ही अमाउंट मांग सकते हैं जितनी की गारंटी उन्होंने दी होती है। नेक्स्ट इज़ कन्वर्जन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। In some situations, the limited liability of the members may be converted to the unlimited. The situations are if and at any times of the members of the company is reduced. अगर members reduced हो जाएं, जैसे कि 7 मेंबर हैं पब्लिक में और 2 मेंबर है प्राइवेट में, अगर किसी भी रीज़न की वजह से कम हो जाएं and the company carries a business for more than 6 months while the number is so reduced, अगर 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस हो चुका हो and is cognizant to the fact that is carrying on the business with fewer than 7 members or 2 members, पब्लिक के लिए 7 और प्राइवेट के लिए 2, as the case may be, the members shall be severally liable for the payment of the whole debts of the company। अगर इससे कम चला रहे हैं वो मेंबर्स, कम है पब्लिक में 2 से कम है, उसमें पब्लिक में 7 से कम है, प्राइवेट में 2 से कम है, 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस चला लिया तो वो सेवरली लाइबल होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाती है उनकी। इन अ लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एनी डायरेक्टर मैनेजर में बी प्रोवाइडेड बाय द मेमोरेंडम बी अनलिमिटेड। उसमें फिर क्या होता है कि जो भी लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह क्या वो भी अनलिमिटेड बन जाती है। अनलिमिटेड कंपनी में इसमें अगर मेमोरेंडम में लिखा हो कि अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड है। इफ़ अ कंपनी में इफ़ सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स बाय स्पेसिफाइड रेजोल्यूशन मेमोरेंडम और रेंडर्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी टू इट्स डायरेक्टर, अगर कंपनी एमओए में दिखा दे, ऑल्टर कर दे, कुछ भी है, तब भी अनलिमिटेड बन जाती है। इट इज़ एविडेंट दैट द कंपनी हैज़ विलफुली एक्टेड इन अ मैनर टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर, द कोर्ट कैन होल्ड ईच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी गिल्टी। अगर कोई भी बंदा अपने क्रेडिटर्स के साथ मीन्स उनसे कॉन्स्पिरेसी करे या कुछ भी गिल्टी हो या उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए क्रेडिटर्स को लॉस पहुंचाया हो, तब भी उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। 5th वन इज़ कैपिटल क्लोज। मैं आपको बार बार कहती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको मेरा समझाना समझ आ रहा है, मुझे कोई भी आप एडवाइस देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए, मैं आपके सारे आंसर्स दूंगी। नेक्स्ट आर इज़ कैपिटल क्लोज। द कैपिटल क्लोज इन मेमोरेंडम स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ नॉमिनल ऑथराइज कैपिटल विच द कंपनी प्रपोज्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स इनटू डिवाइडेड। जो कैपिटल क्लोज है वो ये बताते हैं कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, कितने में शेयर्स डिवाइड हैं। द कंपनी ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी में भी डिवाइडेड इंटू 2 डिफरेंट कैटेगरी, नेमली इक्विटी या प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेन शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद शेयर मिलता है या डिविडेंड मिलता है। द कंपनी ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट इशू द शेयर एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ इट्स ऑथराइज कैपिटल। कंपनी कभी भी अपने जीवन काल में ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स नहीं इशू कर सकती और रजिस्टर्ड कैपिटल until it completes the legal formalities. Next है association clause. This also clause is also known as subscription clause of the memorandum. The association clause must state that the provision who are subscribing the signature to the MOA and are desires to forming themselves into an association pursuant of the memorandum. Each subscriber must sign the memorandum in the presence of at least one witness who shall attest the signature. Each one of them agrees to take its number of shares stated against their respective names. जो सब्सक्राइबर होते हैं उन्हें एमओए को साइन करना होता है एट लीस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वन विटनेस
The memorandum has to be subscribed by at least 7 persons in case of public company and 2 in case of private company. A subscriber to memorandum cannot withdraw his name on the ground that he was induced become subscriber. He was by the representation by the agent of the company. He may, however, withdraw before the MOA is actually registered the ROC. The reason being that there is no contract until then. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तब कर सकता है, अदरवाइज सब्सक्राइबर को अथॉरिटी नहीं है। तो आज हमने किया, आज के लिए इतना ही। आज हमने किया व्हाट इज़ द मोस्ट पाइवटल डॉक्यूमेंट, दैट इज़ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज़ MOA, इट्स डेफिनेशन। उसके बाद हमने मेमोरेंडम की फ़ीचर्स, पर्पस, इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, फॉर्म्स, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसके बाद कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर क्या, हमने नेम क्लोज पढ़ा, सिचुएशन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ा, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, एसोसिएशन क्लोज, ये सब सारे डिटेल में पढ़े। आई होप आपको समझ आए थे। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करना ना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू, विथ थैंक्स एंड रिगार्ड्स, मोनिका।